प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्याकरण का एक विषय, वह है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी क्रिया के होने का हमें बोध कराते हैं, ठीक है, वो क्रिया कहलाते हैं। तो उसकी परिभाषा कैसे है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो इसके अतिरिक्त क्रिया चिन्हों के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं, पार्क में, स्कूल में या सड़क में, तो ऐसे चिन्ह बने रहते हैं जिससे यह हमारे समझ में आता है कि आगे स्कूल है या आगे पार्क है, और या यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर गाड़ी चलानी है, यहाँ पर वाहन पार्क नहीं करना है। तो ऐसे चिन्ह भी होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। तो आपने देखा होगा जब आप चलते हैं रास्ते पे, तो बहुत सी जगह पर ऐसे निशान बने होते हैं। जैसे आगे स्कूल है, उसका निशान बने रहता है। यहाँ पर पार्किंग करना मना है तो उसमें क्रॉस का निशान बना रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर काम हो रहा हो कि कार्य प्रगति पर है, ऐसे चिन्ह आप लोगों ने अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखे होंगे। और जैसे इसके अलावा आप रोड पर जब चलते हैं तो पैदल चलने वालों के लिए एक अलग रास्ता होता है। इसके लिए ऐसे निशान भी होते हैं जहाँ से बच्चों जो चलने वाले लोग हैं उनको रोड क्रॉस करनी होती है। तो बच्चों, ये चिन्ह केवल सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, कुछ क्रियाओं की ओर भी संकेत कर रहे हैं। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यही शब्द क्रिया कहलाते हैं क्योंकि ये शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। तो वह सब जो चिन्ह हैं वह सब क्या हैं? क्रिया हैं, ठीक है। तो जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है, कार्य करने वाला। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, रोना आदि, ठीक है। तो क्रिया के दो भेद हैं। किसके आधार पर? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया? ये देखिए आप अगले उसमें कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता में न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक का वैसे शाब्दिक अर्थ है स मतलब साथ, और कर्मक अर्थात कर्म के, ठीक है। स का मतलब साथ। तो वे क्रियाएं जिसमें कर्म पाया जाता है अथवा कार्य की अपेक्षा होती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वाक्य में क्रिया शब्द पहले क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, ठीक है। क्या प्रश्न करेंगे हम? क्या, किसे, किसको। यह प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वो क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे आप कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य को पढ़ के अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे, क्या, किसे, किसको, तो इसका उत्तर आपको मिलता है तो वो क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे देखिए उदाहरण के, शैली पुस्तक पढ़ा रही है। शैली पुस्तक पढ़ा रही है तो इसमें क्या है? क्या पढ़ा रही है? हम प्रश्न करते हैं, अगर क्या पढ़ा रही है तो पुस्तक पढ़ा रही है, ठीक है। फिर है माली ने पानी से पौधों को सींचा। किसको सींचा? पौधों को सींचा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या, किसे, किसको, इन प्रश्नों को करने पर अगर हमें उत्तर मिल जाता है
तो क्रिया सकर्मक होती है। फिर मोहन दूध पीता है, मोहन क्या पीता है? दूध पीता है। इसका उत्तर हमें मिला। राम खिलौने से खेलता है, राम किससे खेलता है? खिलौनों से खेलता है, तो वो क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है। फिर है आगे और सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया क्या होती है? किसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया? जैसे देखिए, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जिस क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, एक ही कार्य होता है, जैसे ठीक है, अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक ही कार्य के बारे में बताया जाता है होने का, तो वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन फिल्म देख रहा है, तो एक ही क्रिया हो रही है, फिल्म देखना। प्रताप गाड़ी चला रहा है, तो एक ही कर्म हो रहा है, गाड़ी चलाना, एक ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। फिर है द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। पहले वाले में क्या हमने देखा? एक कर्मक में हमने देखा कि किसी जो क्रिया है उसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही कर्म होगा, तो वहाँ पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जहाँ पर एक साथ दो कर्म होंगे तो वहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोहन और मोहन खाना खा रहे हैं, तो सोहन के द्वारा भी खाना खाया जा रहा है, मोहन के द्वारा भी खाना खाया जा रहा है, तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, दो के द्वारा कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विकर्म। फिर है टीना ने शाम को नाश्ता कराया। एक है नाश्ता, टीना ने नाश्ता कराया, किसको कराया? शाम को कराया, तो यहाँ पर नाश्ता देना और करना दो कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दो कर्म एक साथ हो रहे हैं। एक तो टीना नाश्ता दे रही है, दूसरा शाम नाश्ता कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। फिर अगला है आपका दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ का अर्थ होता है बिना, जो अ है ये शब्द, इसका अर्थ हो जाएगा बिना, और कर्मक का अर्थ हो जाएगा कर्म के। तो इसे कैसे इसका हम समझेंगे कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और नहीं कर्म की अपेक्षा होती है, तो वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता मतलब कार्य करने वाले पर ही पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया का कोई कर्म कारक नहीं होता, इसलिए अकर्मक कहा जाता है। ठीक है। जैसे श्याम रोता है, ठीक है, पक्षी उड़ता है, और क्या होगा? सुनील पढ़ता है, मोहन चिल्लाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो भी कार्य हो रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। यहाँ पर कर्ता कौन है? श्याम है। रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है। उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है। सुनील पढ़ता है, तो उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, सुनील पर। तो इसमें क्या होगा? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा?